हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जैसा जानते हैं कि ICSI ने CS फाउंडेशन के सिलेबस को अब CSEET कर दिया है, जिसका फुल नेम है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। CSEET में पेपर के पैटर्न में, पेपर के इवैल्यूएशन में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और इवन सिलेबस में भी कई सारे फेरबदल किए हैं। पहले जो कुछ सब्जेक्ट्स हमें हुआ करते थे वो अब नहीं है, पर डराने वाली बात यह है कि जो पहले सब्जेक्ट्स कुछ नहीं हुआ करते थे वो अब ऐड भी कर दिए गए हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के रूप में, करंट अफेयर्स के रूप में एंड सो फोर्थ। CSEET को 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक एंड कमर्शियल नॉलेज। चालू करते हैं हमारे बड़े प्यारे से सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे इसका लेसन नंबर 1, जिसमें वही सारी बातें की गई हैं जो हमने 11th और 12th में पढ़ी हैं। क्या है मैम वो? तो वो है डिमांड, सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। आज आते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में। मेन मॉड्यूल को चालू करने से पहले, स्टडी मटेरियल में पढ़ने के पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि बुक की तरफ मत देखिए, सिर्फ जो मैं कह रही हूं उसे सुनिए और समझने की कोशिश करिए। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज पढ़ेंगे फ्रॉम द स्टडी मैट। डिमांड क्या होता है? हम हमेशा सुनते आते हैं या हमें हमेशा ऐसी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज की कि अब हमें बैग खरीदना है, अब हमें वॉच खरीदनी है, अब हमें कैमरा खरीदना है, अब हमें ऐसी कोई भी चीजों की जो हमें इच्छा होती रहती है। तो क्या हमारी हर इच्छा डिमांड होती है क्या? नहीं। हमारी हर इच्छा, खरीदना तो हमें बहुत कुछ होता है। अगर हमसे बोल दिया जाए, अगर मैं अभी आपको कहूं कि चलो बैठो और लिस्ट बनाओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, पन्ने खत्म हो जाएंगे, रजिस्टर खत्म हो जाएंगे, पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब टॉप आ गया है तो सैंडल कहाँ है, सैंडल आ गया है तो मैचिंग नेल पेंट कहाँ है, और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, कभी एंड नहीं होती। हमारी हर इच्छा को हम क्या कहते हैं? डिजायर। पर वो सारी डिजायर, वो सारी इच्छाएं जिन्हें हम पूरी कर सकते हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं मनी के रूप में, और हमारी विलिंगनेस भी है कि हम इस पर्टिकुलर पैसे को इस चीज को खरीदने के काम में लाएं, सिर्फ वही सारी इच्छाएं जो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं और जिन्हें हम खरीदने की क्षमता रखते हैं, वो कहलाती है डिमांड। इकोनॉमिक्स के टर्म में हमारी वो सारी डिजायर, वो सारी विशेष जो पूरी हो सकती हैं, हमारे पास उन्हें पूरी करने की क्षमता है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसे विलफुली किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना चाहें तो वो बनती है डिमांड। तो डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड अप विद द विलिंगनेस टू परचेज एनी कमोडिटी इज डिमांड। आ जाते हैं स्टडी मटेरियल में। एक बार यहां पे भी पढ़ के देख लेते हैं कि आपको भरोसा हो जाए कि जो भी मैं पढ़ा रही हूं वो सही है कि नहीं। तो मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। चलो एक बार यहां पे रुकते हैं। इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्यों कहा गया है? थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 11th में जाते हैं, जब हमें हमारी इकोनॉमिक्स की बुक के पहले पन्ने में यह सिखाया गया था कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जिसमें कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें कहीं ना कहीं पैसे का संबंध होता है। मतलब हम वो एक्टिविटीज इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किराना शॉप से एक डेयरी मिल्क खरीदी। डेयरी मिल्क खरीदने की एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको वहीं पे प्यारा सा एक बच्चा खड़ा हुआ दिखा था जो देख रहा था कि आप डेयरी मिल्क खरीद रहे हैं, आपको उस पर प्यार आ गया, आपने शॉपकीपर से एक और डेयरी मिल्क खरीदी और उसके हाथों में रख दी। अब ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आपने बच्चे से पैसे लिए उसको डेयरी मिल्क देने के लिए? नहीं। नेचुरल लव, केयर, अफेक्शन के कारण जो आपने एक्टिविटीज करी और जिनमें प्रॉफिट या मनी का कोई मोटिव नहीं है, वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं किससे बैक्ड अप है, किससे रिलेटेड है? मनी से। आ जाते हैं वापस। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर। अभी हमने ये शब्द का मीनिंग पढ़ा था, समझा था। कंज्यूमर की डिजायर मतलब उसकी इच्छा कोई चीज को पाने की, कोई चीज को खरीदने की। टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस।
हमेशा याद रखना, हम कहते टाइम पे, समझाते टाइम पे ऐसा कहते हैं कि हमें कोई चीज खरीदनी है, पर ये मान के चलिए कि जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो हम सर्विसेज को भी रिफर कर रहे होते हैं। जब आप अपना आंसर लिखेंगे, आपका जब पेपर आएगा तो जो आपको ऑप्शंस होंगे, आपके एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर आएगा, उसमें याद रखिएगा कि जब भी कभी आप गुड्स की बात करें या कोई भी परचेजिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो आप उसमें न केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सर्विसेज को छोड़ना नहीं है। मैं डॉक्टर के पास जाऊं और अपना इलाज करवाऊं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। जब तक वो डॉक्टर कोई फ्री की सर्विस रेंडर कर रहा हो और मुझसे पैसे ना ले रहा हो तो बात अलग है। आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास गए अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, सर्विसेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज ये हमेशा क्लब और जोड़ी में आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अ डिमांड? डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर, कंज्यूमर की विश, कोई इच्छा किसी चीज को खरीदने की, एंड दैट इज बैक्ड अप बाय अ विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। फ्री में नहीं मिल रही हैं चीजें, यू हैव टू पे सम प्राइस फॉर गेटिंग दैट गुड और सर्विस। तो ये तो हो गया डिमांड। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। आप कहेंगे मैम डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे जब हम डिमांड के बारे में बात कर रहे थे तो हम उसके जनरल मीनिंग, जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल के पैरामीटर्स में रख के बात कर रहे थे। अब जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। अगर अभी भी आप लोगों ने पेन, पेंसिल, हाइलाइटर नहीं लेके आए हैं तो तुरंत जाइए, पेन, पेंसिल, नोटबुक, हाइलाइटर अपने पास रेडी रखिए। वीडियो को पॉज करिए, जाइए लेके आइए, क्योंकि अब आपको बहुत सारा चीज नोट करना पड़ेगा। आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। अभी मैंने आपको क्या कहा था? लॉ ऑफ डिमांड में आप दो चीजों के बीच में क्या स्थापित करने वाले हैं? कोई रिलेशनशिप स्थापित करने वाले हैं। मैम वो दो चीजें क्या होंगी? तो वो दो चीजें होंगे दो वेरिएबल्स, वो होंगे दो वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स क्या होंगे मैम? तो वो वेरिएबल्स होंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। इन दो चीजों के बीच में अब हम क्या स्टैब्लिश करने वाले हैं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा लॉ होता है। वापस अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बुक को मत देखिए, सिर्फ मेरे तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। एक जनरल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचिए, जो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है, जो डिसीजन ले सकता है और जिसको पूरी सोच समझ है कोई डिसीजन लेने की। तो अगर कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो आप उसे ज्यादा खरीदेंगे? हाँ मैम। और अगर कोई चीज महंगी हो गई तो आप उसे उसका जो डिमांड है वो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बस ये रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। बस इसी को सिंपल से शब्दों में हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल के लिए एक मैक्सिम यूज किया जाता है, जो मैं आपको एडिशनली बता रही हूं। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर लिखिए। क्यों मैम? अभी लीगल रीजनिंग में, कम्युनिकेशन में यही सारी चीजें वापस से रोल बैक होके आपके पास आने वाली हैं। जो लीगल मैक्सिम्स होते हैं, लैटिन मैक्सिम्स होते हैं, ये सारे आपको आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। तो वहां पे लिखिए सेटरिस पेरिबस। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल के लिए जो मैक्सिम दिया गया है वो है सेटरिस पेरिबस। आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज, and if the price of the commodity rises its quantity demanded will decline। कितना सिंपल सा लॉ है। मतलब सारी चीजें इस दुनिया में, हमारे आजू बाजू के सारे सर्कमस्टेंसेस अगर कांस्टेंट होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम एज अ कंज्यूमर कैसे बिहेव करेंगे? अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। इस रिश्ते को हम एक और नाम से जानते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स क्यों? क्योंकि इनके बीच में उल्टा रिलेशनशिप है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला वाला बढ़ जाता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, it implies that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity। इनके बीच में कैसा रिश्ता होता है? नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्या बताया था अभी? सेटरिस पेरिबस। ध्यान रखिए, याद करते चलिए मेरे साथ साथ। इन अदर वर्ड्स, सेटरिस पेरिबस,
क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट अ लोअर प्राइस देन एट हायर प्राइसेस। बड़ा सिंपल सा लॉ है। हम भी अगर मॉल जाएं और हमको अगर मान लीजिए वेस्ट साइड में हम कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, हमको दिख रहा है कि 500 रुपए का एक टॉप है, पर वहीं पे ऑफर में 750 के 2 टॉप है। एक रैशनल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? तुरंत 750 के 2 टॉप्स लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे 250 रुपए का फायदा हो रहा है। बस यही लॉ आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप। आ जाते हैं इस शब्द में। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे जब कोई एक चीज, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे अगर डिपेंडेंट है अपनी वैल्यू के लिए, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। मैम कैसे? तो आ जाइए, देखिए जरा यहाँ पे जो एक प्यारा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, इस पे अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? dx इज इक्वल टू फंक्शन px। ये x जो यहाँ पे प्यारा सा दिया हुआ है, ये है कमोडिटी। आप इसके बदले y, z, a, p, s, n, m जो मन करना है लिखिए, कोई रोक नहीं है। x यहाँ पे सिंपली एक कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। dx मतलब है डिमांड फॉर कमोडिटी x। क्या है? डिमांड फॉर कमोडिटी x। और px क्या बता रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। क्या बता रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे बैठ रहा है? तो ऐसे बैठ रहा है कि डिमांड, जो ये डिमांड है, ये किस पे डिपेंडेंट है? अपने प्राइस पे डिपेंडेंट है। मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी x, ये किस चीज पे डिपेंड है? ये जो डिमांड है ये किस चीज पे बेस्ड है? जैसे जैसे प्राइस घटेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड घटेगी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रही हूं, डिमांड जो ये वेरिएबल है, ये क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये कैसा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखिए वहां पे, ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे। तो मतलब प्राइस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारी मर्जी से प्राइस सेट होता है क्या देश में? आज मेरा मन है यार आईपैड का जो प्राइस है वो 10,000 हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा क्या? मैं कहूं आज ये कोई पर्टिकुलर ड्रेस का प्राइस 2 रुपए हो जाए, हो जाएगा क्या? प्राइस हम लोग तय करते हैं क्या? नहीं, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई तय करते हैं। वो डिमांड एंड सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? अपने आप पे, प्राइस पे। प्राइस जैसे जैसे मूवमेंट दिखाएगी, हम कंज्यूमर्स वैसे वैसे डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। समझ में आया? तो प्राइस के आगे आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो अपने मर्जी से मूव करेगी। हमारी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल px पे। ठीक है, समझ में आया ये प्रॉपरली? पढ़ लेते हैं एक बार पैराग्राफ में क्या लिखा है। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अमंग्स वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम डिमांड करते हैं या नहीं करते हैं, पर उसमें सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्राइस। Thus, demand of a commodity is mainly determined by the price of the commodity. समझ में आ रहा है? आ जाते हैं इसके स्केड्यूल पे। एक बड़ा प्यारा सा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे तीसरे ही रो में आप खुद ब खुद अपनी एक टेबल बनाने के लिए सक्षम होने चाहिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो मतलब वीडियो को वापस जाके वापस देखिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉ ऑफ डिमांड में बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। प्राइस पर कैन किस में दिया हुआ है? INR में। मैम अगर ये US डॉलर में होता तो क्या ये प्रिंसिपल बदल जाता? नहीं। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स एक मदर लॉ है जो सिर्फ इंडिया को ही नहीं, दुनिया की सारी कंट्रीज को एक सा एप्लीकेबल हो रहा होता है। इकोनॉमिक्स यहाँ अलग, वहां अलग, US में अलग, चाइना में अलग, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड आर यूनिवर्सली फॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो अगर कल के दिन यहाँ पे USD लिखा हुआ है तो क्या मैम हमारा आंसर अलग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो सेम रहेगा। आ जाते हैं राइट हैंड साइड, टेबल के राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये टेबल बेसिकली क्या बता रही है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 2 वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए आप बताइए, प्राइस पर कैन क्या हो गया?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किस साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है कि भाई जैसे जैसे प्राइस मूव करेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बदलती जाएगी। देखते हैं 80 रुपए पे आप एक भी कैन डिमांड कर रहे थे क्या? नहीं, जीरो डिमांड है। प्राइस घट के 70 हो गई तो आपकी डिमांड 200 पे आ गई। प्राइस घट के 60 हो गई तो आपकी डिमांड 400 हो गई। मतलब जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड। कोई डाउट है? अगर है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। देखो एक चीज समझो, डिमांड, इस लॉ ऑफ डिमांड बताने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है डिमांड फंक्शन, जो अभी हमने फॉर्मूले के रूप में पढ़ा। क्या था फॉर्मूला? dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। कैसे लिख रहे थे उसको हम? dx इज दी फंक्शन ऑफ px। एक तरीका होता है डिमांड स्केड्यूल या टेबुलर फॉर्म में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को बताना, वो भी हमने ऊपर पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड कर्व। कर्व के रूप में, ग्राफ में अगर आप इस चीज को बताएं तो कैसा दिखेगा? तो भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि x और y एक्सिस पे रखा जाएगा। और x एक्सिस पे हम क्या पुट करने वाले हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। और y एक्सिस पे क्या पुट करेंगे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, आ जाते हैं एक बार यहां। चलिए वापस से बनाती हूं एक बार। x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या पढ़ा था अभी अपन ने? क्या लिखेंगे हम? क्वांटिटी डिमांडेड। और y एक्सिस पे क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिना देखे बोल दोगे यार, अगर 80 पे प्राइस था और अगर 60 पे आ गया है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डिमांड आगे को खसक जाएगी। तो यहां पे देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, कहाँ को जा रहा है? एरो का फेस किधर है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे को आ रहा है। तो मतलब डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर यही चीज को मैं उल्टा कर दूं तो क्या दिख रहा है? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। सिंपल सा रिलेशनशिप है। 80 से प्राइस उतर के 60 पे आ गया, 60 से प्राइस उतर के 40 पे आ गया, तो देखो यहां से डिमांड क्या हो गई? आगे को बढ़ गई। अगर 60 से 40 पे प्राइस नीचे आ गया है तो जो डिमांड थी वो 400 से बढ़ के कहाँ चली गई है? 800 में। ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है प्यारा सा, ये बताता है हमें इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में। दिस इज द रिलेशनशिप विच इज शोन बाय डिमांड कर्व। लिखिए मेरे साथ साथ, इनवर्स रिलेशनशिप। Thus, it may be observed that with the rise in price per can, the demand for the cans is reducing. वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर प्राइस ऑफ द कैन कम हो रहा है तो डिमांड उसके लिए बढ़ जाएगी। हाँ, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, और लॉ ऑफ डिमांड को हम किन किन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे डिमांड फंक्शन के रूप में, डिमांड स्केड्यूल के रूप में और डिमांड कर्व के रूप में। अभी तक हमने इतना जान लिया। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी जैसे कोई लॉ होता है, कोई थियरी होती है, कोई थियरम होता है, उसके लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रिजम्पशंस जो हमें मान लेने पड़ते हैं कि हाँ अगर ये सारी चीज़ें हुई तो लॉ एप्लीकेबल होगा, पर अगर ये सारे चेक पॉइंट्स ना रहे तो लॉ की एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। बस अजम्पशंस मतलब होता है सर्टेन प्रिजम्पशंस या ऐसी चीजें जो हमें माननी पड़ेंगी तभी कोई लॉ एप्लीकेबल होगा। तो वो अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या क्या होते हैं पढ़ते हैं। द अबव स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल। देखिए पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि ये कंडीशनल है। कंडीशनल क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी। It is based on certain conditions as given. It is therefore always stated with the other things being equal. क्या पढ़ा था हमने इसके लिए? मैक्सिम सेटरिस पेरिबस। ये बस यहीं पे, ये बार बार आपको क्यों बता रही हूं मैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह आ सकता है कि
लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या लॉ ऑफ डिमांड हमेशा एप्लीकेबल होगा? नहीं। देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हेन ऑल द अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। तो इट रिलेट्स टू द चेंज इन प्राइस वेरिएबल ओनली, assuming other determinants of demand to be constant. The law of demand is thus based on the following ceteris paribus assumptions. लीजिए आ गया आपका फेवरेट सा वर्ड, जो अभी तक आप लोग सोच रहे थे कहीं मैम गलत तो नहीं बता रही हैं। नहीं बता रही हूं, आ गया वो वर्ड। चलिए, सबसे पहला assumption है नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई बदलाव आ जाता है, जैसे एक रिक्शा पुलर कि इनकम में अगर 100 रुपए से अचानक से 700 रुपए का इजाफा आ जाता है, कोई बढ़त आ जाती है और आज उसकी इनकम 800 रुपए हो जाती है, तो क्या होगा? क्या उसकी जो डिमांड थी वो पहले की तरह ही रहेगी? नहीं। मतलब ये हो सकता है कि यद्यपि किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, यद्यपि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी वो रिक्शा पुलर आज इस स्थिति में है कि वो उस कमोडिटी को डिमांड कर सकता है। तो पहली चीज जो हमें अज्यूम करनी पड़ती है कि कांस्टेंट रहेगी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आप ये भी कह सकते हैं मैम इसका मतलब कभी किसी का कोई पैकेज नहीं बढ़ेगा, कभी क्या उसकी इनकम में कोई एडिशन नहीं होगा? होगा। हम ये लॉ ऑफ डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मान के चलते हैं, टाइम फ्रेम के लिए मान के चलते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या रहेगी? अनचेंज्ड। सेकेंड assumption, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस मतलब मान लीजिए कोई कंज्यूमर प्रेफर करता है कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइस या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीट। हो सकता है उसके प्रेफरेंस में अगर चेंज आ जाए कि अब मैं नॉर्मल दुबराज राइस ना खा के मैं बासमती राइस खाऊंगा, तो अब क्या होगा? बासमती राइस अगर महंगा है फिर भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। अगर आप दुबराज और बासमती को कंपेयर कर रहे हैं तो दुबराज के कंपैरिजन में बासमती एक महंगा राइस का टाइप है। अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस उस बासमती राइस की तरफ चला जाता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की प्राइस ज्यादा है तब भी डिमांड होगी ही। जबकि हमने क्या पढ़ा था? डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिश्ता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जानी चाहिए, पर यहां ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो हमें ये अज्यूम करना है कि प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए एक गिवन टाइम फ्रेम में। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, नो चेंज इन दी फैशन। पहले के जमाने में आपने देखा होगा हीरो हीरोइंस कुछ अजब टाइप के कपड़े पहना करते थे। बेल बॉट्स का जमाना था और बॉबी प्रिंट्स वगैरह का जमाना था। कुछ स्पेसिफिक टाइप के बोज यूज किए जाते थे एंड मेनी मोर थिंग्स वर देयर। कुछ ऐसे बड़े बड़े वाले गॉगल्स हुआ करते थे। बीच में वो फैशन से चले गए, फिर से कोई चीज फैशन में आ गई, अभी फिर से वापस से फैशन में अगर कोई ऐसी चीजें आ गई हैं, जैसे बीच में हाई वेस्ट वाले कपड़े आ गए थे, फिर लो वेस्ट वाले जीन्स आ गए। तो ये फैशन में चेंज होगा अगर, तो कमोडिटी की डिमांड में बदलाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना है कि जब भाई हम डिमांड और प्राइस के बीच का ये रिश्ता सेटअप कर रहे हैं तो हम उस कमोडिटी के बारे में एक किसी टाइम फ्रेम में ही बात कर रहे हैं। मतलब उतने समय में फैशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैम रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? तो रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं। सच्ची सच्ची बताओ कितने बच्चे बिना नोटबुक, पेन, हाइलाइटर, पेंसिल और इन सब चीजों के बैठे हैं? अगर बैठे हो तो तुरंत वीडियो पॉज करो, पहले जाओ क्या क्या लेके आओगे? पेंसिल, पेन, इरेजर, हाइलाइटर और अपनी एक नोटबुक, और साथ में एक रफ नोटबुक भी लेके बैठो। इतना काम फटाक से करके आओ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारा चीज लिखाने वाली हूं मैं तुम्हें। क्या लिखाने वाली है मैम? तो ये लिखाने वाली हूं कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या टाइप्स के होते हैं? एक तो होते हैं कॉम्प्लीमेंटरी और एक होते हैं सप्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि जिनका यूज एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस पूरे कमोडिटी को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल है जैसे पेन और रिफिल, जैसे पेट्रोल और गाड़ी। गाड़ी है पर पेट्रोल नहीं है, चलेगी कैसे? अब
अब आप ये बोल सकते हो मैम इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, तो भाई एग्जाम्पल भी मैं ऐसा ही बताऊंगी जो एग्जाम्पल रिलेवेंट हो। हम कौन सी वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं? जो पेट्रोल से चलती है। इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी होगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री गुड्स। आपने कहा भाई हमें हॉट बेवरेज कुछ चाहिए। हॉट बेवरेज में आपके पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है भाई? पहला है हमारे पास कॉफी पी लें, पर कॉफी अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले हम क्या पी लेंगे? टी, चाय पी लेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? सप्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे कमोडिटी में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स का अगर प्राइस में कोई बदलाव आ गया, जैसे अगर कॉफी हो गई सस्ती, आपके पास हाथ में थे 10 रुपए, आपको पीनी थी कॉफी, कॉफी निकली 12 रुपए की, आप क्या सोचोगे? एक काम करता हूं चाय पी लेता हूं, चाय तो 10 रुपए की है। अगर ऐसा होता है तो कमोडिटी के ओरिजिनल प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। आपने टी इसलिए नहीं पी क्योंकि टी सस्ती हो गई, आपने टी इसलिए पी क्योंकि कॉफी महंगी थी। फर्क समझ रहे हैं सोच में? मैं फिर से बता रही हूं, यहां पे आपने टी पीने का इरादा क्यों किया? क्योंकि कॉफी महंगी थी, इसलिए नहीं कि टी 10 रुपए से 8 रुपए की हो गई। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आता है तो भी डिमांड में चेंज आ सकता है, समझ रहे हैं? तो यहां पे ऐसा कोई बदलाव नहीं आएगा। हम ये कंसेप्ट बाद में एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब कंसेप्ट चालू होगा तब आपको ये वापस से आएगा। अभी ध्यान से नोट्स बना के रखो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस चेंजेस और शॉर्टेजेस। कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों को ये पता चल जाता है कि फ्यूचर प्राइजेस में या फ्यूचर किसी कमोडिटी के फ्यूचर अवेलेबिलिटी पे कोई चेंजेस आने वाले हैं, तो लोग उस चीज को या तो ज्यादा खरीद के रख लेते हैं, और अगर ये हमें एक इंट्यूशन मिल जाए, अगर ये हमें ऐसी न्यूज पता चल जाए कि ये कमोडिटी आगे जाके सस्ती होने वाली है, तो हम उस कमोडिटी को नहीं खरीदते। हम क्या सोचते हैं? सस्ती होने दो फिर खरीदेंगे। ये होता है, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन, ऐसी कोई भी न्यूज जो आपकी डिमांड के डिसीजन को में बदलाव ला सकती है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको कट डाउन कर देनी पड़ती है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन से आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। मैम एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल लीजिए। क्या आपके घर में शादी है, 6 महीने बाद शादी है, आपको ऐसी न्यूज पता चली कि आज से 2 महीने बाद सोने का प्राइस सस्ता हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? गहने खरीदने का जो ये इवेंट है इसे 2 महीने बाद के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो इससे क्या हुआ? डिमांड में बदलाव आ गया। ऐसा नहीं होना है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन, कोई शॉर्टेजेस, कोई प्राइस में चेंज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चलनी चाहिए, और अगर पता चली है तो इसका मतलब एक नया लॉ ऑफ डिमांड उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नो चेंज इन साइज, एज, कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप बोलेंगे कि मैम ये सारे फैक्टर्स कहां से मायने रखते हैं? बिल्कुल मायने रखते हैं। आप बोलेंगे मैम कैसे? तो अरे भाई, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, ट्रांसजेंडर्स या जो भी लोग किसी प्रकार की डिमांड करते हैं, उनके सेक्स के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से भी चीजों में बदलाव आता है। अरे भाई, मेल के जो आउटफिट्स हैं वो अलग हैं, मेल की डिमांड्स अलग हैं, वैसी फीमेल पॉपुलेशन की डिमांड अलग है। बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं कि हमें किस प्रकार की कमोडिटी को मार्केट में सप्लाई करना है, एक बहुत बड़ा एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एज, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी डिमांड कुछ ऐसी होती है, भाई हमें टॉयज चाहिए होते हैं, हम टॉफीज और ये सब ज्यादा खा रहे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भाई हमारी डिमांड में ऑब्वियस चेंज आते जाते हैं। हम बड़े होते हैं, हमें मोबाइल भी चाहिए, हमारे एपरल्स के सिलेक्शन में डिफरेंस आ जाता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो एक इंसान के दिमाग में एक इम्पैक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ डिमांडिंग द थिंग्स। तो इन सारे फैक्टर्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स। रेंज ऑफ गुड्स क्या है? सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब, मैं खुद, हम विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं। खरीदना कुछ नहीं होता है, खाली चले गए कि ये ड्रेस कैसी दिख रही है, ये टॉप कैसा दिख रहा है, ये जूता ही पहन के देख लें, चश्मा ही पहन के देख लें, बैग टांग के देख लें, करते हैं।
ये क्यों होता है? अगर रेंज ऑफ गुड्स, जो गुड्स हमारे हाथों में अवेलेबल है, अगर उनमें बदलाव आ जाए तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डिमांड में बहुत ऑब्वियस बदलाव आते हैं। तो ऐसा जो कमोडिटीज हमारे सामने अवेलेबल है, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जो एक टाइप ऑफ कमोडिटी, अब अलग अलग जो भी हमें कमोडिटीज अवेलेबल हैं, उनका जो पैरामीटर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, उनके वो जो उनका जो क्वांटिटी है, उनकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है वो फिक्स्ड होने चाहिए। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, बहुत बड़ा मुद्दा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ मतलब किसके हाथों में कितना मनी रिसोर्सेज अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स व्हाट? रिचर सेक्शंस के पास कितना, हायर मिडिल क्लास के पास कितना, मिडिल क्लास के पास कितना, पुअर सोसाइटी सेक्शंस के पास कितना, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के पास कितना। यह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। होता क्या है पता है? जब आपको मैं आगे एक कंसेप्ट बताऊंगी गिवन गुड्स का, आगे आएगा अपने को ये कंसेप्ट, आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको पढ़ाऊंगी ये एडिशनली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के तार, बेसिक फैक्टर्स और बेसिक तार को समझने के लिए। जब भी कभी किसी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पर्सन की इनकम में बदलाव आता है तो उसकी डिमांड में ऑब्वियस चेंजेस आते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस है। आप खुद अपने ऊपर एग्जांपल रख के देखिए। आज आप स्टूडेंट हैं, आप जैसे जैसे इनकम अर्न करना चालू करेंगे, आपके हाथों में जैसे जैसे आपकी कमाई हुई इनकम आएगी, आपके वो चीजें, वो जो कमोडिटीज है, वो जो विशेष है जो आप पूरा करना चाहते हैं, किसी को प्ले स्टेशन खरीदना है, किसी को बाइक खरीदनी है, किसी को कोई पर्टिकुलर मोबाइल खरीदना है, वो सारे विशेष आप अपनी पूरी करने लगते हैं। क्या है इसका मतलब? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कम्युनिटी, कि जैसे जैसे लोगों के हाथों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ का बदलाव आता है, उनके डिमांड पैटर्न में चेंजेस दिखने लगते हैं। वो पैटर्न में चेंजेस अगर दिखे तो मतलब समझो नया लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो गया, एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो जाएगा। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। नाउ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनाई गई हैं रिगार्डिंग दी इकोनॉमी, रिगार्डिंग दी पीपल हु आर इन दी नेशन, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं आएगा मैम? अरे कैसे होगा बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। हमारे डिमांड, हमारे सारे कंजम्पशन पैटर्न गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार बांधे जाएंगे या उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आप बोलेंगे मैम कैसे? अरे ऑयल का प्राइस बढ़ गया, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, हमसे पूछ के बढ़ाया घटाया जाता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, बदल दिया। अब मुझे मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए है, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है, मुझे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज 1000 रुपए से अब फ्यूल भी अरेंज करना है जो कि महंगा हो चुका है। अब अगर मान लो पहले फ्यूल आता था 200 रुपए का, अब आएगा 300 रुपए का, तो मेरे जो वो 100 रुपए जो मैं कहीं और यूज करती, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्यूल के लिए यूज करना है। मतलब मुझे अपनी एक कंजम्पशन ड्रॉप करनी पड़ेगी, तभी मैं फ्यूल का कंजम्पशन बेयर कर पाऊंगी या उसके एक्सपेंडिचर्स बेयर कर पाऊंगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में किसी प्रकार का चेंज एक निश्चित टाइम फ्रेम के दौरान नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। क्या फर्क पड़ता है मैम वेदर कंडीशन से? अरे बिल्कुल फर्क पड़ता है। फार्मर से जाके पूछो कि वेदर का क्या इंपॉर्टेंस होता है उनके लिए। वेदर, ये जो नेचर है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, आप किसी फार्मर से जाके पूछिए एक बार। वेदर कंडीशन से सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स चलते हैं, वेदर कंडीशन से फार्मर्स के एग्रीकल्चरल जो हमारा प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो चलती हैं। अगर उन्हीं में कोई बदलाव आ गया, उनमें चेंजेस आ गए, तो पूरी की पूरी जो डिमांड पैटर्न है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में अगर बदलाव आया, मतलब एग्री बिजनेस में बदलाव आया, तो सेकेंडरी मार्केट में भी आएगा। सेकेंडरी मार्केट मीन्स जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में आएगा, तो ऑब्वियसली जो टर्शरी सेक्टर है उसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? अरे जब फाइनली प्रोडक्ट ही नहीं होगा हमारे हाथ में, तो कंज्यूम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये जो असम्पशंस हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द लॉ ऑफ डिमांड। क्या होना चाहिए? ये सारे फैक्टर्स जो ये 10 पॉइंट दिए हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए, सेटरिस पेरिबस, किसी चीज प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, तब कहीं जाके लॉ ऑफ डिमांड अपनी एंटायरिटी में एप्लीकेबल होगा। मैम अगर आप फट से एक बार बता देते कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता, तो फिर से बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड
प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिश्ता बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिश्ता बताता है। किस प्रकार का रिश्ता बताता है? तो भाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब मैम जैसे जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। एक चीज में बदलाव, ये चीज क्या है? प्राइस में अगर बदलाव आया तो डिमांड में भी बदलाव आएगा, पर कैसा बदलाव होगा? नेगेटिव। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आगे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? जितना अभी पढ़ाया गया है उसको पूरी तरह बाय हार्ट करें, क्योंकि मैं अपने अगले वीडियोस में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप कसम खाइए कि बिना चीटिंग करे उसका आंसर देंगे। चलिए, थैंक यू।